देखिए सबसे पहले खंड अ स्टार्ट होगा। खंड अ में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद खंड ब करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या पूछा है इस पेपर में, कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x+3y बराबर 5, 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल है, यह प्रश्न पूछा है और के का मान पूछा है। दो समीकरण आपको दिया हुआ है। देखो मैं बहुत आराम से बताने वाला हूँ और हर एक बच्चे को समझ में आएगा, मेरी गारंटी। बस ध्यान से वीडियो को देखते जाना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो समीकरण इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन आपके पास है 2x, ठीक है, और प्लस में 3y और बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ये तो आपको पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4x प्लस के वाई और बराबर में आपको दिया हुआ है 10, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इस 5 को इधर लाओ, इस 10 को भी इधर लाओ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3y। अब +5 जब इधर ला दोगे तो ये हो जाएगा -5 और बराबर में इधर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को। इसी तरह 10 को इधर ला दो तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 4x और प्लस में के वाई और प्लस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 और बराबर इधर क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 बच जाएगा। बस पहला काम इतना ही करना है, आपने कन्वर्ट कर लिया। बोला है मेरे प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल। अब यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध अगर जब तक मालूम नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक इस सवाल को आप नहीं लगा पाओगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कि a1/a2 बराबर होता है मेरे प्यार बच्चों b1/b2 के, और यह बराबर होने लगता है c1/c2 के। मतलब तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह है आप लोगों का अपरिमित रूप से अनेक हल। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे वैल्यू निकाल कर रख देना है। तो देखो ये आपका पहला इक्वेशन कहलाएगा और ये आपका दूसरा इक्वेशन कहलाएगा। तो पहला इक्वेशन से a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल दो और दूसरे इक्वेशन से a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल दो, फिर पुटअप कर दो। चलो तो निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a1 मतलब पहला वाला समीकरण के a1 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ना, वो x का गुणांक होता है। जैसे x है, x का गुणांक 2 है, वही आपका a1 का वैल्यू कहलाएगा। तो a1 बराबर क्या आ गया 2। इसी तरह अगर मैं b1 निकालूं तो b1 क्या होता है, y का गुणांक होता है। y का गुणांक क्या है 3 है, तो b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और c1 की अगर हम बात करें तो c1 जो होता है अचर पद होता है, जिसमें ना x हो ना y हो। तो आपका क्या है 5, लेकिन 5 के आगे माइनस है तो माइनस को भी लेंगे, तो -5। तो ये तो आपका a1 b1 c1 निकल गया पहले वाले इक्वेशन से। दूसरे वाले इक्वेशन से आप a2 b2 c2 निकाल लो। चलो निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका a2। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a2 मतलब फिर वही x का गुणांक। 2 इसलिए लगता है कि दूसरे वाले समीकरण की बात हो रही है, 1 इसलिए लगता है कि पहले वाले समीकरण की बात हो रही है, बस। तो a2 मतलब x का गुणांक 4, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे b2 निकालूं तो b2 बराबर क्या हो जाएगा y का गुणांक। y का गुणांक क्या है k, तो b2 का वैल्यू क्या हो गया k हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह अगर मैं c2 का निकालूं तो c2 बराबर क्या हो जाएगा अचर पद। अचर पद क्या है -10, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब सारा वैल्यू निकल गया तो वैल्यू पुटअप कर दो। तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू तो 2, तो हमने 2 रख लिया। इसी तरह नीचे है a2 का वैल्यू 4, तो हम क्या रख देंगे 4। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3, तो मैंने 3 रख लिया। बटे में b2 का वैल्यू k है, तो हमने k रख लिया। अब आगे रखने की जरूरत नहीं है, इतना सही आप लोगों का चाहोगे तो हल निकल जाएगा। कैसे देख लो, के का गुणा में 2 में करोगे तो हो जाएगा 2 के, होगा कि नहीं, बिल्कुल। बराबर 4 को गुणा 3 में करोगे तो 4 3 के 12, ठीक है। अब यहाँ से के का वैल्यू अगर मैं निकालूं कि के बराबर क्या होगा, तो 12 और 2 गुणा में इधर आएगा तो 2 भाग में हो जाएगा। तो 2 का भाग 12 में दोगे तो के बराबर 2 6 12 6। और के का ही तो वैल्यू पूछा था हमसे, और के का वैल्यू हमारे पास आ गया। के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन में जरूर दिया होगा, बस देखना होगा आप लोगों को। तो के बराबर 6 मतलब मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला। देखो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी को समस्या है, किसी को समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना अच्छा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7, तो x का मान होगा। अब x का मान पूछा है, देखो कितना आसानी से लगेगा मेरे प्यारों। जो सबसे पहले आप करोगे, जो इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन को आराम से यहाँ पे नोट करोगे। इक्वेशन आपके पास है 1/x² और -2 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1/7।
यही दिया हुआ है। हमसे x का वैल्यू पूछा है, हम क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बताओ कि x स्क्वायर माइनस 2 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो उतना ही होगा, तो आप सेम उतार दोगे कि x माइनस के 2 बराबर 7 का गुणा जब 1 में करोगे तो 7 एकम के 7 ही होगा। तो यहां से करोगे कि आपकी x स्क्वायर बराबर 7, -2 है उधर भेज दोगे तो -2 उधर जब जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 7 और 2 मिलकर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। अब मैं x का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यह वर्ग है, और वर्ग को जब इधर भेजूंगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल मतलब करड़ी में 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x के वैल्यू निकालूं तो वर्गमूल अगर आप निकाल रहे हो तो इतना बात याद रखना कि वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, प्लस और माइनस में। और 9 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3। बात खत्म। तो x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस के 3 आ गया। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन में दिया है कि नहीं, जरूर देगा। देखो बी वाला ऑप्शन, प्लस माइनस के 3, बी वाला ऑप्शन दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये राइट आंसर है, कोई रोक नहीं सकता इसको। इसी तरह आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं कि 1 से लेकर 10 तक, क्या प्रश्न है कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी होती है। तो पहली संख्या तो आपका 2 होता है, 2 के बाद आपका 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा, और 10 को भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे तक बोला है, तक अगर बोलता है तो 10 को भी ले लिया जाता है। तो 2 4 6 8 10 यही आपके धनात्मक सम संख्या है। अब इनका हमें समांतर माध्य पूछा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य किस तरह निकालते हैं। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला ये कहता है, समांतर माध्य ये कहता है ना कि जितनी भी संख्या है सब संख्याओं को जोड़ दो। तो हमारे पास संख्या एक तो 2 है, 2 और प्लस 4 और प्लस 6 और प्लस में 8 और प्लस में 10, मतलब जितनी भी संख्या है उसको मैंने जोड़ दिया। और बटे में कितनी संख्या है उसका भाग दो, तो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5 है, 5 को हमने भाग दे दिया। अब ऊपर जोड़ दो, तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30, तो ऊपर तो आपका 30 आ गया, नीचे आपका मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया। अब कटा दो, सिंपल देखो 5 6 के 30, 6 बार में कट गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो समांतर माध्य कितना आ गया, 6 आ गया। यही है 6 का मतलब इसमें देगा सी वाला ऑप्शन, देखो 6। तो आपको समझ में आ गया ना आप लोगों को कितना आसान है और कितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मेरे प्यारों, जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही भी सिंपल है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिनका दो आकृतियां हैं जिनका आकार तो समान है लेकिन अमाप जो है समान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कैसी आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये तो आप लोगों को सिर्फ परिभाषा ही याद करने की जरूरत है। इसमें कौन सा सवाल आपको लगाना है, समरूप आकृतियां कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लिखना। हाँ, पांचवा प्रश्न देखो, ये लगाने वाला प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति से, कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। अब मेरे प्यारे बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। देखो कैसे, दो बिंदु दिया है ना, तो मैं दो बिंदु मान लेता हूँ। एक बिंदु यह है, इसका नाम मैं ए मान लेता हूँ। एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम मैं बी मान लेता हूँ। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछा है। ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 कामा के कितना दिया हुआ है 0, और बी का निर्देशांक आपको यहाँ दिया है -12 कामा के 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे प्यारों आप सबको मालूम है कि इसको हम लोग x1 बोलते हैं और इसको हमें y1 बोलते हैं, इसे हम x2 बोलते हैं, इसे हम लोग y2 बोलते हैं। ये तो आपको जानकारी होगी ही होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब ए बी की दूरी पूछा है, ए बी की दूरी हमसे पूछा है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र यह कहता है कि कोष्टक में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है, अब आपको कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू आपको दिया है, वैल्यू आपको बस पुटअप करना है, फिर सवाल को हल करते जाना है। देखो यहाँ पर आपको x1 और x1 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5, तो 5 रख दोगे माइनस x2 का वैल्यू कितना है -12। अब यह माइनस माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा +12, और कोष्टक में इसका फिर क्या है होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या दिया y1 की वैल्यू कितना है 0, अब माइनस y2 की वैल्यू भी आपका 0 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब करना करोगे क्या, तो ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों करनी में, तो करनी आप लगाओगे 12 और 5 कितना होता है 17, तो हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों करनी में 17 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 289, और 0 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करनी में 289 में जब 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 289। अब 289 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर 289 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 17 होता है।
बस बात खत्म। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना गया? 17 इकाई। इसमें आप लोगों का यूनिट कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों को। अगर यूनिट आपको सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया तो इकाई में ज्ञात किया जाता है, मतलब 17 इकाई आएगा। तो देखो 17 दिया है, देना ही चाहिए। देखो डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे